Hello dear students, this is हाइड्रोग्राफ सेशन नंबर 4। इस सेशन में एस कर्व हाइड्रोग्राफ को लर्न करेंगे एंड एस कर्व हाइड्रोग्राफ is most important in order to derive unit hydrograph of duration md, where m is not an integer or m is integer. So with the help of S curve hydrograph, we are able to derive any types of यूनिट हाइड्रोग्राफ। किसी भी तरह का यूनिट हाइड्रोग्राफ आप डिराइव कर सकते हैं इस कर्व हाइड्रोग्राफ की हेल्प से, राइट। लास्ट सेशन में आपने क्या देखा था? इफ वी हैव 4R यूनिट हाइड्रोग्राफ, then we can derive ordinates of 8R unit hydrograph, right? 12R unit hydrograph, 16R unit hydrograph, मतलब इंटीजर मल्टीपल हो यूनिट हाइड्रोग्राफ के आवर्स का, वो यूनिट हाइड्रोग्राफ हम डेराइव कर सकते। लेकिन अभी जो हम ये टेक्निक लर्न करेंगे, इसकी हेल्प से आप इंटीजर, फ्रैक्शन, किसी भी टाइप के यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम लोग करके देखते हैं, राइट। सेम स्टेटमेंट यहां मेंशन है, यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ ड्यूरेशन md फ्रॉम अ यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ ड्यूरेशन d। इफ वी हैव ऑर्डिनेट्स ऑफ d आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, then we can derive ordinates of MDR unit hydrograph, where m is either integer or not integer। m इंटीजर हो या इंटीजर नहीं हो, दोनों ही केस में हम अभी जो डिस्कस करने वाले टेक्निक की हेल्प से कर सकते, राइट। The simple procedure of converting the unit hydrograph of short duration into unit hydrograph of longer duration explained in the previous section cannot be adopted if the duration of the required unit hydrograph is either less than or not an integer multiple of duration of the given unit. If we have ordinates of 4R unit hydrograph, तो पहले वाला जो मेथड हम लोगों ने पढ़ा है, उस मेथड से 3, 2 या 1R यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स डिफाइन नहीं कर सकते। यानी कि जो गिवन ड्यूरेशन है यूनिट हाइड्रोग्राफ का, उससे लेस ड्यूरेशन वाले यूनिट हाइड्रोग्राफ का ऑर्डिनेट्स हम डिफाइन नहीं कर सकते पहले वाले मेथड से। या अगर जो है ना इंटीजर मल्टीपल नहीं है लॉन्गर ड्यूरेशन के रिक्वायर्ड यूनिट हाइड्रोग्राफ का ड्यूरेशन, तो भी हम प्रीवियस मेथड से नहीं कर सकते। जैसे 4 आवर का दिया हुआ है, तो 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ डेराइव नहीं कर सकते, क्योंकि जो है ना हम इंटीजर मल्टीपल में ही कर सकते हैं। जैसे 4 का दिया हुआ है, 4 से बड़ा का ही कर सकते हैं पहले वाले मेथड की हेल्प से। 8, 12, 16, 20 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ, 24 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, 28 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ, 32 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट्स वी कैन फाइंड बाय प्रीवियस मेथड, राइट। So here S curve enables us to derive ordinate of any R ड्यूरेशन यूनिट हाइड्रोग्राफ, किसी भी ड्यूरेशन वाले यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स को गिवन से छोटा या गिवन से बड़ा, गिवन से छोटा या गिवन से बड़ा
इंटीजर हो, नॉन इंटीजर मल्टीपल हो, सबका हम ऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। एस कर्व हाइड्रोग्राफ क्या है? एस कर्व हाइड्रोग्राफ may be defined as the hydrograph of direct runoff resulting from a continuous effective rainfall of uniform intensity 1 upon d centimeter per hour. Memorize definition. S curve hydrograph is hydrograph of direct runoff resulting from continuous effective rainfall of uniform intensity 1 upon d centimeter per hour. बात समझ में आई? यानी कि डी आर में टोटल 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल हुआ, तो इंटेंसिटी कितना हो गया? थ्रू आउट ड्यूरेशन ऑफ द रेनफॉल 1 अपॉन डी सेंटीमीटर पर आवर इफेक्टिव रेनफॉल इंटेंसिटी। फिर जो है ना उसी कैचमेंट में 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल डी आर तक होती। ये रेनफॉल फिनिश हुआ, फिर उसी कैचमेंट में 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल की 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल डी आर तक होती। ये फिनिश हुआ, फिर हो रही है, फिर हो रही है। कब तक होगी? कंटिन्यूअसली फॉर इनफाइनाइट टाइम इनिशियली। बात समझ में? डायरेक्ट रन ऑफ रिजल्टिंग फ्रॉम कंटिन्यूअस इफेक्टिव रेनफॉल ऑफ यूनिफॉर्म इंटेंसिटी 1 अपॉन डी सेंटीमीटर पर आवर हमेशा हो रही है, राइट? तो डायरेक्ट रन ऑफ जो हाइड्रोग्राफ होगा एट द आउटलेट ऑफ कैचमेंट फॉर सच रेनफॉल इज कॉल्ड एस कर्व हाइड्रोग्राफ। मेमोराइज डेफिनेशन ऑफ एस कर्व हाइड्रोग्राफ। इट में बी डिफाइंड एज direct runoff hydrograph resulting from continuous effective rainfall of uniform intensity 1 upon d centimeter per hour। ये हो रही है लगातार, कब तक? इनफाइनाइट टाइम तक इनिशियली। इनफाइनाइट टाइम तक भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो डिस्चार्ज आउटलेट पर मिल रहा है कैचमेंट का टाइम के साथ प्लॉट, वही हमारा डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है, और वही एस कर्व हाइड्रोग्राफ कहलाता है, क्योंकि वो शेप ले लेता है एस कर्व का। एस जो लेटर होती है ना, इस शेप ले लेता है, इसीलिए उस डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ को हम एस कर्व हाइड्रोग्राफ बोलते हैं। आगे देखेंगे कैसे। इन अदर वर्ड्स आप ऐसे भी बोल सकते हैं, एस कर्व इज कंस्ट्रक्टेड बाय एडिंग टुगेदर series of DR unit hydrographs, each lagged by DRs with respect to previous one. Another definition of S curve. S curve is constructed by adding together series of DRs unit hydrograph, each lagged by DRs with respect to previous one. हमने बोला था ना, टोटल 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ होने देना है डी आर्स तक। रेनफॉल फिनिश हुआ, फिर जो है ना 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल होने देना है डी आर्स तक। फिर ये फिनिश हुआ, 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल होने देना है डी आर्स तक। फिर ये फिनिश हुआ, फिर जो है ना स्टार्ट हुआ। ऐसे बोल सकते हैं ना, डी आर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ, राइट? डी आर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ आपको मिलेगा फर्स्ट 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ जो डी आर्स तक हो रही है, यानी कि जो आउटलेट पर डिस्चार्ज टाइम के साथ प्लॉट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? डी आर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ। 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ डी आर्स तक हुआ, तो उसके चलते आउटलेट पर जो है ना, जो डायरेक्ट रन ऑफ का प्लॉट टाइम के साथ करेंगे तो वो डी आर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ होती है। फिर जो है ना डी आर्स के बाद एक और 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ वाली डी आर्स तक रेनफॉल हो रही है, तो उसके चलते आउटलेट पर डायरेक्ट रन ऑफ टाइम के साथ प्लॉट बनाती है, उसको क्या बोलते हैं? डी आर यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो इसका मतलब क्या है? डी आर यूनिट हाइड्रोग्राफ हुआ, फिर जो है ना डी टाइम लैग कीजिए, एक और रेनफॉल हो रही है ना डी टाइम के बाद, तो उसके चलते हाइड्रोग्राफ। फिर डी टाइम लैग कीजिए,
फ्लड हो रही है, उसके चलते हाइड्रोग्राफ, इन सब को ऐड कर देंगे तो जो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिलेगा वही हमारा एस कर्व हाइड्रोग्राफ कहलाता है। दो डेफिनेशन। आगे देखिए, द एस कर्व हाइड्रोग्राफ अटेन्स अ कांस्टेंट ऑर्डिनेट कॉल्ड द इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज डिनोटेड बाय क्यू। तो इस प्रकार जो है ना 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ वाली स्टॉर्म डी आज तक हो रही है, फिर हो रही है, फिर हो रही है, मतलब कंटिन्यूअसली 1/d सेंटीमीटर पर आवर इफेक्टिव रेनफॉल इंटेंसिटी की रेनफॉल हो रही है अनंत कालों तक। तो कुछ देर बाद जो है ना डिस्चार्ज आउटलेट पर अपनी एक इक्विलिब्रियम वैल्यू अटेन कर लेती है, राइट, वही QE कहला रहा है, राइट। The S curve hydrograph attains a constant ordinate called the equilibrium discharge denoted by QE approximately at the end of base period of first unit hydrograph। कहां पर यह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम अटेन करेगा एस कर्व? at the end of base period of approximately at the end of base period of the first DR storm जो 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल की है। Thus the number of unit hydrograph needed to produce S curve TD upon T, TB upon D, TB is the base period of unit hydrograph, base period of unit hydrograph। तो कितने देर तक जो है ना हमें जो है ना ये कांस्टेंट वैल्यू कब मिल जा रही है? बेस पीरियड जो फर्स्ट स्टॉर्म है 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ जो डी आवर तक हो रही है के चलते जो यूनिट हाइड्रोग्राफ आउटलेट पर मिला उसका जो बेस पीरियड टीबी है उस टीबी पर हमें जो है ना कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है। तो उतने देर तक रेनफॉल होनी चाहिए 1/d सेंटीमीटर पर आवर से, राइट। तो नंबर ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ कितनी रिक्वायर्ड है in order to produce S curve TB upon D? Approx number of unit hydrograph needed to construct to produce S curve hydrograph TB upon D। आइए हम देखते हैं S कर्व। डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये आपको जो है ना 1 सेंटीमीटर टोटल इफेक्टिव रेनफॉल हो रही है हमारी, 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ ये आज तक हो रही है, राइट। तो आउटलेट पर डिस्चार्ज का प्लॉट टाइम के साथ क्या कहलाएगा? DR यूनिट हाइड्रोग्राफ। चलिए, DR यूनिट हाइड्रोग्राफ फ्रेंड्स जो है ना ये है आपका DR यूनिट हाइड्रोग्राफ, बेस पीरियड इसका कितना है? TB। किसके चलते हुआ? 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ हैपन हुआ है कैचमेंट के ओवर D आवर्स तक। तो उसके चलते आउटलेट पर डिस्चार्ज का टाइम के साथ प्लॉट जो होती है वो हमारा कहलाता है DR यूनिट हाइड्रोग्राफ, राइट। अब ये रेनफॉल फिनिश हुआ, फिर से जो है ना D ड्यूरेशन का रेनफॉल हो रही है जिसकी इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ कितनी है? 1 सेंटीमीटर, राइट, फिर से हो रही है। तो फ्रेंड्स जो है ना ये भी यूनिट हाइड्रोग्राफ कंस्ट्रक्ट करेगा आउटलेट पर, ये DR से शिफ्ट हो जाएगा आगे की, सेम रहेगी हाइट DR से, राइट। ये क्या हो जाएगा? ये TB प्लस D हो जाएगा, ये वाला पॉइंट प्लस, डन। ये जो है ना 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल वाली स्टॉर्म D आवर्स के बाद एंड हो गई। अनदर 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल इंटेंसिटी वाली 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल वाली जो है ना प्रेसिपिटेशन हो रही है D आवर्स तक। तो इसके चलते हमें क्या मिलेगा? आउटलेट पर D आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ मिलेगा, सेम मिलेंगे, सेम मिलेंगे। ये बात समझ में आ रही है? ये कब एंड होगा? TB प्लस 2D पर एंड हुआ। डियर स्टूडेंट्स, फिर से जो है ना 1 सेंटीमीटर टोटल इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ की प्रेसिपिटेशन D आवर्स तक हो रही है। इसके चलते जो
डिस्चार्ज टाइम के साथ प्लॉट बनाएगा वो डी आर यूनिट हाइड्रोग्राफ करेगा, सेम सेम मिलेगा, सेम हाइट का। चलेगा, बात समझ में आया? ये फिनिश हुआ, फिर से जो है ना टोटल 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ हमें मिल रहा है डी आर्स में। तो इसके चलते जो आउटलेट पर डिस्चार्ज टाइम के साथ प्लॉट बनाएगी वो भी हमारा डी आर यूनिट हाइड्रोग्राफ का लाता है। टीबी प्लस 3D तक जाएगा, ये एंड होगी, राइट फ्रेंड्स। जो है ना ये यहां पर हमारा एंड हो रहा है, इसी तरह जो है ना हमारा होते चला जाएगा, ये यहां पर एंड हो रहा है, फिर इसी तरह इसका मतलब कि कंटिन्यूअसली देखिए 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ डी आर्स तक हुआ, फिर ये फिनिश हुआ, फिर से 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ डी आर्स तक हुआ, फिनिशेस 1 सेंटीमीटर, अनदर 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ इन डी आर्स, अनदर 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ इन डी आर्स, फिनिश हुआ, फिर चालू हुआ। तो ऑल द टाइम वी हैव अ कंटिन्यूअस इफेक्टिव रेनफॉल ऑफ कांस्टेंट इंटेंसिटी 1/d सेंटीमीटर पर आवर कंटिन्यूअसली। तो ऐसा हम बोल सकते हैं अपने पास रेनफॉल है जिसकी कांस्टेंट इंटेंसिटी है, यूनिफॉर्म इंटेंसिटी है 1/d सेंटीमीटर पर आवर, जहां डी समझ रहे हैं डी आर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ का डी है। तो इन सब का जब एडिशन करोगे तो इस तरह का कर्व मिलता है। ये दिख रहा है लेटर एस का कुछ पार्ट दिख रहा है, तो सच हाइड्रोग्राफ इज कॉल्ड एस कर्व हाइड्रोग्राफ। समझ में आया ना? समझना जरूरी था कि भाई इन सबको जब ऐड करोगे, अब इस पॉइंट पर जो है ना टोटल देखोगे कितना होगा, तो इसके द्वारा ये इतना हाइट, यानी कि जो पहला वाला जो यूनिट हाइड्रोग्राफ है उसके करस्पॉन्डिंग टाइम पर डिस्चार्ज इतने हाइट का मिल रहा है और इसके चलते 0 मिल रहा है, तो ये हो गया। इस पॉइंट पर देखोगे कि टोटल डिस्चार्ज आउटलेट पर क्या है, तो पहले वाले जो ना यूनिट हाइड्रोग्राफ के करस्पॉन्डिंग इतना डिस्चार्ज मिल रहा है, और ये जो स्टार्ट हुआ है डी आर्स के बाद उसके चलते इतना, तो ये हाइट और ये हाइट जोड़ दोगे तो ये हाइट मिल गया। तो दिस इज अ पॉइंट। इस टाइम पर आप देखोगे कि आउटलेट पर डिस्चार्ज क्या है, तो जो फर्स्ट जो 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ डी आर्स तक हुआ है उसके चलते डिस्चार्ज आउटलेट पर इतने हाइट की है। डी आर्स के बाद जो ना सेकेंड स्टॉर्म हुआ है जिसकी टोटल इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ 1 सेंटीमीटर है, ड्यूरेशन डी आर्स है, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ था, और ये हाइट दे रहा है। तो दिस प्लस दिस टोटल डिस्चार्ज एट दिस टाइम एट द आउटलेट ऑफ द कैचमेंट, दोनों को ऐड करोगे तो ये मिलेगा। अब इसी सारे पॉइंट्स को जो है ना आप मिलाते जाइएगा, तो आपको जो है ना इस पॉइंट पर अगर आप देखना चाहोगे तो फर्स्ट वाला जो है ना यूनिट हाइड्रोग्राफ है उसके करस्पॉन्डिंग इतना डिस्चार्ज, सेकेंड वाला के करस्पॉन्डिंग भी इतना, एंड थर्ड वाला के करस्पॉन्डिंग इतना, फोर्थ वाला भी शुरू हुआ है। इन सबको ऐड करो, दिस हाइट प्लस दिस हाइट प्लस दिस हाइट, ये मिलकर ये पॉइंट मिल जाएगा, राइट। इसी प्रकार इस पॉइंट पर आप देखोगे तो फर्स्ट वाला के करस्पॉन्डिंग ये, सेकंड वाला के करस्पॉन्डिंग ये, फर्स्ट वाला के करस्पॉन्डिंग ये हाइट, सेकंड वाला के करस्पॉन्डिंग ये हाइट, थर्ड वाला के करस्पॉन्डिंग ये हाइट, फोर्थ वाला के करस्पॉन्डिंग ये हाइट, एंड फिफ्थ वाला भी स्टार्ट ही हुआ है। सबको ऐड करोगे तो ये इतना टोटल डिस्चार्ज आपको दिखाएगा, राइट। अब देखोगे एट द एंड ऑफ बेस पीरियड ऑफ द यूनिट हाइड्रोग्राफ, ये यूनिट हाइड्रोग्राफ फर्स्ट यूनिट हाइड्रोग्राफ का जो एंड है, यही हमारा जो ना ये टाइमिंग क्या कहलाता है, बेस पीरियड, यहाँ टीबी हो जाएगा। तो यहीं पर लगभग आपको कांस्टेंट जो ना वैल्यू अचीव होने जा रही है। इसके बाद अब कोई चेंज नहीं होने वाला है डिस्चार्ज में एट द आउटलेट ऑफ कैचमेंट। तो ये कर्व जो आपको दिख रहा है, दिस इज द पार्ट ऑफ लेटर एस, सो इट्स नेम इज एस कर्व हाइड्रोग्राफ। और अदर क्या नेम क्या है, जनरल नेम क्या है, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ रिजल्टिंग फ्रॉम कंटिन्यूअस रेनफॉल ऑफ यूनिफॉर्म इंटेंसिटी 1/d सेंटीमीटर। बात समझ में आया? ये अब इंफिनिटी तक भी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स जो है ना इस पॉइंट के बाद आफ्टर अटेनिंग इक्विलिब्रियम QE वैल्यू ऑफ द डिस्चार्ज एट द आउटलेट ऑफ द कैचमेंट, हमें जो है ना
इस सबको और बारिश कराने की जरूरत है, और ऐड करने की जरूरत है, और यूनिट हाइड्रोग्राफ ऐड करने की जरूरत है, और यूनिट हाइड्रोग्राफ ऐड करने की जरूरत है? नो, क्योंकि इसके बाद हमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं मिल रहा है एट द आउटलेट in terms of discharge. So discharge attains constant or equilibrium value approximately at the end of base period of the first unit hydrograph. फर्स्ट यूनिट हाइड्रोग्राफ, तो ये पहला वाला जो 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ डी आर तक हुआ था, उसके चलते ये यूनिट हाइड्रोग्राफ था। तो लगभग इसके एंड पर हमारा ये कांस्टेंट वैल्यू अटेंस हो जा रहा है, यानी कि टीबी टाइम के बाद हमें अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम वैल्यू एस कर्व का मिल जाता है। तो भाई तब तक जो है ना हमें यूनिट हाइड्रोग्राफ को ऐड करना था ना, और यूनिट हाइड्रोग्राफ का ड्यूरेशन कितना है, डी है, तो डिवाइड कर दीजिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ नीडेड टू प्रोड्यूस एस कर्व टीबी अपॉन डी, एक मार्क का क्वेश्चन। टीबी इज द बेस पीरियड ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ ड्यूरेशन डी, टीबी अपॉन डी। बात समझ में आई? एस कर्व समझ में आ गया? इसके बाद जो है ना ऐड ही नहीं होता है, क्योंकि देखिए काहे नहीं ऐड हो रहा है इसके बाद, क्योंकि जो है ना आप इस पॉइंट पर देखोगे तो फर्स्ट जो स्टॉर्म हुआ था उसके चलते कंट्रीब्यूशन गायब है। इस वाले डिस्चार्ज में जो आउटलेट पर हमें डिस्चार्ज मिल रहा है उसमें जो है ना, जो ये फर्स्ट डी आवर्स तक 1 सेंटीमीटर का इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ हुआ था उसका ये यूनिट हाइड्रोग्राफ है, इसके चलते देखिए डिस्चार्ज जीरो है, कंट्रीब्यूशन खत्म। सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड इज कंट्रीब्यूटिंग लो वैल्यू, लेस वैल्यू। थर्ड जो है ना वो भी जो है ना डिक्रीजिंग वैल्यू ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो क्या हो रहा है कि जो है ना आगे इसलिए नहीं इंक्रीज कर पा रहा है, क्यों? इक्विलिब्रियम वैल्यू अटेन कर ले रहा है ये एस कर्व, क्योंकि फर्दर जो है ना एडिशन से कोई कंट्रीब्यूशन या जो है ना सब्सट्रैक्शन हो ही नहीं रहा है, इसलिए ये कांस्टेंट वैल्यू को अचीव कर लिया, राइट? डियर फ्रेंड्स, रेनफॉल होने दो, या तो इसके बाद ऐड भी ना करो या रेनफॉल होने दो। तो रेनफॉल जो है ना किस इंटेंसिटी से हो रही है? 1/d सेंटीमीटर पर आवर से कैचमेंट के ओवर हो रही है। इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया, यानी कि डिस्चार्ज की वैल्यू अब फिक्स हो गई। इसका मतलब कि कैचमेंट में जितना रेनफॉल हुआ उतना जो है ना कैचमेंट से ड्रेन आउट, तभी ना जो है ना कैचमेंट के ओवर स्टोरेज बिल्डअप नहीं हो रहा है, और कैचमेंट के आउटलेट से जो रिवर और स्ट्रीम जा रही है उसमें डिस्चार्ज बढ़ नहीं, यानी कि जो रेनफॉल हुआ अगर वो चला गया आउटलेट पर, उतना ही अमाउंट आउटलेट पर चला गया, तो ना डिस्चार्ज बढ़ेगी और ना ही बिल्डअप। तो आफ्टर अटेनिंग इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज approximately at the end of base period of the first unit hydrograph, amount of rainfall, effective rainfall over catchment is completely drained out by the stream at the outlet of the, जितना गिरा उतना निकल गया। इसीलिए जो है ना डिस्चार्ज बिल्डअप नहीं हो रही है, बिल्डअप नहीं होगा तो जो स्ट्रीम और रिवर आउटलेट पर है उसके भी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फ्लो है वो चेंज नहीं हो, यानी जितना गिरा उतना ही चला गया, जितना रेनफॉल हुआ उतना चला गया, जितना इफेक्टिव रेनफॉल हुआ उतना चला गया। तो इस प्रकार कैचमेंट में स्टोरेज बिल्डअप नहीं हो रही है, जिसके कारण कैचमेंट को ड्रेन करने वाला जो आउटलेट के थ्रू स्ट्रीम और रिवर है उस पर डिस्चार्ज चेंज नहीं हो रही। ये मैक्सिमम वैल्यू की डिस्चार्ज उसमें ऑल द टाइम होगी, जितना गिरा निकल गया। तो क्यूई की यूनिट हम जो है ना मीटर क्यूब पर सेकेंड में रखते हैं, डिस्चार्ज एट द आउटलेट। कैचमेंट के ओवर जो है ना 1/d सेंटीमीटर पर आवर फॉल हो रही है। तो फ्रेंड्स जो है ना इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं मीटर पर सेकेंड में। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10-2 से जो है ना क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकंड।
into catchment area, this is equal to q. तो इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज की ये फॉर्मूला हो. नो नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज एट द आउटलेट while deriving इस कर्व. इस कर्व हाइड्रोग्राफ का जो कांस्टेंट इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज होता है वो यही है. कितना गिरा, यानी 1/d सेंटीमीटर पर आर से जो है ना रेनफॉल, इफेक्टिव रेनफॉल हो रही है, ये पूरी की निकल जानी चाहिए. इससे जो है ना स्टोरेज बिल्डअप नहीं होगा. जब स्टोरेज जो है ना बिल्डअप नहीं होगा तो जो चैनल इस कैचमेंट को ड्रेन कर रहा है वो वाइड नहीं होंगे, उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया जो फ्लो किया है वो चेंज नहीं होगा. बात समझ में आई? इस प्रकार जो है ना उस चैनल और रिवर के थ्रू कांस्टेंट डिस्चार्ज मिलेगा, जो ये दिखा रहा. तो कांस्टेंट डिस्चार्ज जो आउटलेट पर मिल रही है, या जो इक्विलिब्रियम जो डिस्चार्ज की वैल्यू है आफ्टर अटेनिंग दिस कांस्टेंट डिस्चार्ज कंडीशन, वो जो है ना सिंपली इससे निकल के आ जाए. देख लो. और इस ए को अगर आप मीटर स्क्वायर में रखोगे तो ठीक है, अदरवाइज अगर 1 किलोमीटर में दिया हुआ है तो किलोमीटर को भी आपको जो है ना किलोमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए ये फॉर्मूला. राइट. सो हियर डी इज इन आर्स. अगर डी जो है ना हमारा क्या हो, आर्स में हो, इंटेंसिटी सिंपली बोलो ना 1/d आपका क्या होना चाहिए, सेंटीमीटर आर्स में है. 1/d सेंटीमीटर आर्स में है, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए फैक्टर. एंड ए जो है ना किस में है, किलोमीटर स्क्वायर में है, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने का फैक्टर. तो ये आपको जो मिलेगा मीटर क्यूब पर सेकेंड. इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज. राइट. इज याद करने की कोई जरूरत नहीं. बात समझ में आ गया? अगर हमारा डी किसमें है, जैसे कि डी जो है 1/d मीटर पर सेकेंड में है, तो मीटर पर सेकेंड इंटू एरिया अगर मीटर में है, मीटर स्क्वायर में है, तो मीटर क्यूब हो. राइट. या अगर हमारा जो है ना ड्यूरेशन किस में है, 1/d सेंटीमीटर पर आर में है, तो फिर जो है ना ये फॉर्मूला जो इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा, इसको कैलकुलेट करने के बाद, तो आपको जो है ना मेमोराइज करने की कोई जरूरत नहीं. बात समझ में आ गया ना? आप इसी से बेसिक से ही कर लेंगे. डी आर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया हुआ है. डी आर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ इज गिवन. डी आर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ इज गिवन. एंड कैचमेंट एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर इज गिवन. ठीक है, जगह पर आपका क्या दिया हुआ है, 4 आर यूनिट हाइड्रोग्राफ गिवन एंड कैचमेंट एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर इज गिवन. तो जो इस कर्व में जो कांस्टेंट इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज होती है वो कितना होगा, इट्स वेरी सिंपल, 1/d. ये 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ होती है ना डी आर्स तक, तो ये सेंटीमीटर को जो है ना मीटर में कन्वर्ट कर लो, 10⁻². आवर्स को जो है ना इसमें कन्वर्ट कर लो, और ये 1 किलोमीटर स्क्वायर है ना, ए इंटू 10⁻⁴, यही आपका आ जाएगा मीटर क्यूब. बात समझ में आई? इसको ये सबको जब कैलकुलेट करोगे ना तो यही आता है 2.778 ए अपॉन, यानी ये मिलकर जो है ना 2.778 आती है इंटू ए अपॉन. तो विल गेट इक्विलिब्रियम, मैक्सिमम इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज 2.778 मीटर क्यूब पर सेकेंड, वेयर ए इज इन किलोमीटर स्क्वायर एंड डी इज इन आवर्स. तो कॉन्सेप्ट था इस तरह से. ये आया कैसे, ये आया है इस तरह से कन्वर्जन करने से, 2.778. Now friends, we are ready to derive unit hydrograph of duration md from a unit hydrograph of duration d, where m is integer or m is not integer. Right? अब कैसे करेंगे, बहुत ही इजी टेक्निक है. We are going to consider dr S curve A and another dr S curve lagged by time t.
और यही टाइम टी जो है md है। वी आर गोइंग टू डेराइव यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ ड्यूरेशन टी। हम टी आर के यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने जा रहे हैं इस कर्व ऑर्डिनेट्स की हेल्प से। तो आपको क्या लेना है, ये जो डी है ना, डी आर से बने हुए एस कर्व लेनी है और फिर एक और एस कर्व लेनी है उसी डी आर से बने हुए। कैसे बनता है आप देख लिए ना, डी आर से बने हुए हम एस कर्व लेंगे और फिर उसी डी आर से बने हुए एस कर्व लेंगे, लेकिन दूसरे वाले को जितने ड्यूरेशन की हमें यूनिट हाइड्रोग्राफ चाहिए इतने से जो ना लैग कर देनी है, यानी उसको बाद में होने देनी है। कंसीडर टू डी आर एस कर्व हाइड्रोग्राफ ए एंड बी, बी इज लैग्ड बाई टी आर। जहां ये टी क्या है, वही टी है जो आप यूनिट हाइड्रोग्राफ को असाइन करने जा रहे हो। इस डी आर यूनिट हाइड्रोग्राफ से टी आर यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट फाइंड आउट करने जा रहे हो। वी हैव ऑर्डिनेट्स ऑफ डी आर यूनिट हाइड्रोग्राफ एंड वी आर गोइंग टू डिराइव ऑर्डिनेट्स ऑफ टी आर यूनिट हाइड्रोग्राफ वेयर टी इज रिलेटेड विथ डी लाइक दिस। एम जो है ना इंटीजर भी हो सकता है, नॉन इंटीजर भी हो सकता है, वन से बड़ा भी हो सकता है, वन से छोटा भी हो सकता है, कुछ भी होगा। इस कर्व की मदद से आप किसी भी यूनिट हाइड्रोग्राफ से, किसी भी ड्यूरेशन के यूनिट हाइड्रोग्राफ से, किसी भी ड्यूरेशन के यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर अ गिवन कैचमेंट। पहले तो समझ में आ गई ना, हमें टू सेम ड्यूरेशन से डेराइव्ड एस कर्व लेनी है। एस कर्व किससे डेराइव की जाती है, यूनिट हाइड्रोग्राफ से। तो वी हैव एस कर्व फ्रॉम डी आर यूनिट हाइड्रोग्राफ ए, एस कर्व ए डेराइव्ड फ्रॉम डी आर यूनिट हाइड्रोग्राफ। कैसे, हमने अभी जस्ट दिखाया कैसे एस कर्व बनती है। वी हैव सेकेंड एस कर्व बी derived from same unit hydrograph of duration d, but second is lagged by required duration of unit। जो हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ की जो रिक्वायर्ड ड्यूरेशन है, नया यूनिट हाइड्रोग्राफ की जो ड्यूरेशन है, यहीं से लैग कर देना। लैग करने के बाद आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट ऑर्डिनेट्स ऑफ एस कर्व हाइड्रोग्राफ बी फ्रॉम ऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स कर्व हाइड्रोग्राफ ए। सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो जो रिजल्टिंग ऑर्डिनेट्स आएगा वो भी हाइड्रोग्राफ के ही होंगे। वो किस हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट होंगे, कितना जो है ड्यूरेशन वाली स्टॉर्म की होगी और उस ड्यूरेशन में कितना सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ हुआ है, वो सब पता चल जाएगा। आइए ध्यान से देखिए, डियर स्टूडेंट्स, दिस इज रेनफॉल ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल इंटेंसिटी 1/d सेंटीमीटर पर आवर। कब तक होगा, इनफाइनाइट टाइम तक। याद है ना, 1 सेंटीमीटर डी आवर्स तक, 1 सेंटीमीटर डी आवर्स तक, ये खत्म हुआ तो ये स्टार्ट हुआ। इसका मतलब हम स्मूथ बना दे, दिस इज रेनफॉल ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल इंटेंसिटी 1/d सेंटीमीटर पर आवर, यानी कि डी आवर्स में टोटल इफेक्टिव रेनफॉल जो हो रही है 1 सेंटीमीटर। डन, यही हम लोग देखे थे ना, डी आवर्स तक टोटल 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ हुआ, ये फिनिश हुआ। तो अगेन डी आवर्स तक टोटल 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ हुआ, ये फिनिश हुआ। डी आवर्स तक टोटल 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ हुआ। तो अनदर वर्ड्स में अगर आप बात करोगे तो 1/d सेंटीमीटर पर आवर इफेक्टिव रेनफॉल इंटेंसिटी का ये रेनफॉल है। तो अनंत कालों तक हो रही है, इनफाइनाइट टाइम तक हो रही है, राइट। तो इसके करस्पॉन्डिंग अब ये जो रेनफॉल है जिसकी इफेक्टिव रेनफॉल इंटेंसिटी 1/d सेंटीमीटर पर आवर है, ये एटलीस्ट टीबी पीरियड तक होना चाहिए, लेकिन हम अनंत कालों तक होने दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टीबी पीरियड तक होनी चाहिए ताकि एस कर्व कंस्ट्रक्ट हो जाए। तो इसके करस्पॉन्डिंग दिस इज द एस कर्व।
क्या होता है एस कर्व? इसके चलते जो डायरेक्ट रन ऑफ आउटलेट पर होंगे उसके प्लॉट टाइम के साथ जो हाइड्रोग्राफ बनाता है वो एस लेटर जैसा दिखता है, इसलिए हम इसे एस कर्व हाइड्रोग्राफ बोलते हैं। एस कर्व हाइड्रोग्राफ इज कंस्ट्रक्टेड बाय एडिंग टुगेदर सीरीज ऑफ डी आर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ, या एक अनदर वर्ड्स में भी बात कर सकते हैं, इट इज डायरेक्ट रन ऑफ रिजल्टिंग फ्रॉम कंटिन्यूअस इफेक्टिव रेनफॉल ऑफ यूनिफॉर्म इंटेंसिटी 1/d सेंटीमीटर पर आवर। ये एस कर्व हाइड्रोग्राफ कोई डिफरेंट हाइड्रोग्राफ नहीं है। ये इस तरह का रेनफॉल जब होती है ना तो हाइड्रोग्राफ का शेप ऐसे हो जाता है, कांस्टेंट वैल्यू जो है ना टीबी टाइम के बाद अचीव कर लेता है, ऐसे समझने की बात है भाई। दिस इज नॉट अ डिफरेंट हाइड्रोग्राफ, दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट रन ऑफ प्लॉट विथ टाइम at the outlet of catchment for such type of rainfall 1/d सेंटीमीटर पर आवर इफेक्टिव रेनफॉल इंटेंसिटी की अगर रेन हो रही है तो उसके चलते जो डिस्चार्ज आउटलेट पर मिलता है उसका प्लॉट टाइम के साथ जब करते हैं तो ये एस टाइप का बन जाता है, कांस्टेंट वैल्यू अचीव कर लेती है। डियर फ्रेंड्स, नाउ तो दिस इज एस कर्व हाइड्रोग्राफ ए। नाउ सेम एस कर्व हाइड्रोग्राफ डिफाइंड ऑन सेम यूनिट हाइड्रोग्राफ, तो 1/d सेंटीमीटर पर आवर इंटेंसिटी की रेनफॉल इसके लिए भी होगी, वो टी टाइम के बाद स्टार्ट हो रही है। यानी जो सेकेंड जो आपका सेकेंड जो यहीं तक इसको रखिए, टी टाइम के बाद हमारा एक और जो है ना हमने रेनफॉल सेम इफेक्टिव रेनफॉल इंटेंसिटी का यहां पर प्लॉट किया, तो इसके करस्पॉन्डिंग सेम हाइट वाले एस कर्व होंगे जिसको हमने बोला एस कर्व बी, राइट। दोनों जो है ना कांस्टेंट वैल्यू यहां पर अचीव कर ले रहा है, एक तो पहले ही अचीव कर लिया था लेकिन ये वाला जो है ना यहां पर अचीव। फ्रेंड्स जो है ना आप देखोगे कि जब इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करोगे, यानी इस एस कर्व के ऑर्डिनेट में से इस एस कर्व के ऑर्डिनेट्स को सब्सट्रैक्ट करोगे, बात समझ में आ रही है? इस एस कर्व के ऑर्डिनेट्स में से इस एस कर्व के ऑर्डिनेट्स को सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? इतना ही 1/d इंटू टी सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ के करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ आउट पे। अब अब कहोगे सर थोड़ा सा और क्लियर कीजिए, यहां 1 सेंटीमीटर नहीं था, ये T/d सेंटीमीटर। ये जो सब्सट्रैक्ट करने वाला जो हमारा है उसको कब स्टार्ट किया गया? टी टाइम के बाद, टी टाइम के बाद। तो ये जो रेनफॉल हो रही है 1/d सेंटीमीटर पर आवर इंटेंसिटी से, वो टी टाइम तक कितना हो गया होगा? T/d सेंटीमीटर टी टाइम में इतना जो है ना टोटल रेनफॉल हो गई होगी। तब जो है ना ये सब्सट्रैक्ट होने वाला इस कर्व को स्टार्ट किया गया। इसका काम है उसी रेट से रेनफॉल को कैचमेंट से बाहर निकालना। सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना, उसी रेट से रेनफॉल को बाहर निकालना, उसी रेट से। तो इसका मतलब कि अब इसके बाद जो है ना ये कैचमेंट में ऐड कर रहा है पर आर 1/d सेंटीमीटर, और ये क्या कर रहा है 1/d सेंटीमीटर कैचमेंट से सब्सट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब सेम रेट से कैचमेंट में ऐड हो रही है, सेम रेट से कैचमेंट से रिमूव हो रही है। इसका मतलब कैचमेंट अब कोई इफेक्टिव रेनफॉल रिसीव कर ही नहीं रहा है, राइट। इसका मतलब कि जो हमें ये दोनों हाइड्रोग्राफ के डिफरेंस जो आएंगे
डिफरेंस वाले जो ऑर्डिनेट्स होंगे वो केवल इतने देर तक जो ये हुआ था टोटल इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ, उसी के कारण मिल रहा है। डिफरेंस बिटवीन एस कर्व, बोथ एस कर्व, ये क्या है? डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ एट द आउटलेट ड्यू टू दिस इंटेंसिटी रेनफॉल फॉर टी ड्यूरेशन। तो टोटल जो है ना रेनफॉल कितना हुआ? टी अपॉन डी हुआ। टी अपॉन टोटल रेनफॉल का जो है ना टोटल रेनफॉल की अमाउंट कितनी हो गई, डेप्थ कितनी हो गई? टी अपॉन डी। उसी के चलते जो है ना आउटलेट पर जो डायरेक्ट रन ऑफ का प्लॉट हुआ है वही इन दोनों का डिफरेंस है। ये समझाने की बात हो रही है, राइट। तो एस ए माइनस एस बी, सब्सट्रैक्ट ऑर्डिनेट्स ऑफ एस कर्व हाइड्रोग्राफ बी फ्रॉम ordinate of S curve hydrograph A. This will give ordinates of direct runoff hydrograph resulting from T by D centimeter total effective rainfall depth happening over this period. केवल इतना ही टाइम तक जो रेनफॉल हुआ था टोटल वो कितना होगा? 1/d सेंटीमीटर पर आवर से हो रही है, तो T/d सेंटीमीटर का टोटल इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ इतना ड्यूरेशन में हुआ है। उसी के वजह से इन दोनों का डिफरेंस जो हो रही है, जो मिल रहा है डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ एट द आउटलेट, वो ऑब्टेन हो रही है, राइट। तो ये डिफरेंस क्या देगा? डिफरेंस गिव्स ऑर्डिनेट्स ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ resulting from T/d centimeter total effective rainfall depth of T duration। यानी T ड्यूरेशन वाले डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स मिल गए, और वो कितना सेंटीमीटर डेप्थ के कारण है? T/d सेंटीमीटर डेप्थ के कारण। तो उन सारे ऑर्डिनेट्स में T/d से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट ordinate of 1 centimeter effective rainfall depth of duration T. This is T our unit height. इनका डिफरेंस लीजिए, उस डिफरेंस को T/d से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट TR यूनिट। समझ में आया? आई रिपीट वंस अगेन। इस इफेक्टिव रेनफॉल की वजह से ये डिस्चार्ज आउटलेट पर मिल रहा है, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ एट द आउटलेट। ये हमें इस टाइप का मिला, इस तरह का जो है ना हमारा हो रहा है। इसकी इंटेंसिटी क्या है? 1/d सेंटीमीटर पर आवर। हमें जिस ड्यूरेशन का यूनिट हाइड्रोग्राफ चाहिए उतना ड्यूरेशन से इसी को फिर शिफ्ट कर दीजिए और इसका नाम दे दीजिए रेनफॉल बी, और उसके करस्पॉन्डिंग ये भी कंटिन्यूअस 1/d सेंटीमीटर पर आवर के रेट से हो रही है, तो ये भी जो है ना जो हाइड्रोग्राफ बनाएगा एस शेप का बनाएगा, बना दिया। अब इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये क्या हो रहा है? कैचमेंट में 1/d सेंटीमीटर पर आवर से ऐड कर रहा है इफेक्टिव रेनफॉल, एंड 1/d सेंटीमीटर पर आवर के रेट से ये कैचमेंट से निकाल रहा है, राइट। तो अब इसके बाद ये ऐड किया और इस टाइम के बाद ये रिमूव किया, इसके मतलब कैचमेंट इज नो मोर रिसीविंग इफेक्टिव रेनफॉल। इसका मतलब कैचमेंट ने टोटल कितना रेनफॉल को रिसीव किया? टी ड्यूरेशन तक केवल यही हुआ था 1/d सेंटीमीटर से। सो कैचमेंट हैज रिसीव्ड टोटल इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ ऑफ T/d फॉर ड्यूरेशन D। इन दोनों के बीच का डिफरेंस मिल रहा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस का मतलब क्या हुआ? वी आर गेटिंग डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट एट द आउटलेट फॉर T/d सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ, जो इतने टाइम तक हुआ है। तो हमें क्या मिला? डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट्स for a rainfall of duration T in which we have a total T/d effective rainfall depth.
तो जो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का ऑर्डिनेट्स डिफरेंस से आया है उसमें T/D से डिवाइड कर दीजिएगा, वी विल गेट 1 सेंटीमीटर टोटल इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ इन ड्यूरेशन T, प्रोड्यूसिंग डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ एट द आउटलेट। 1 सेंटीमीटर T ड्यूरेशन आउटलेट पर जो डिस्चार्ज टाइम के साथ देता है वो क्या कहलाता है? यूनिट हाइड्रोग्राफ। बात समझ में आई? तो TR यूनिट हाइड्रोग्राफ इस तरह हम ऑब्टेन कर लेंगे। रिपीट करके देख लेना। चलो प्रॉब्लम देखते हैं, समझ में आ जाएगा। द ऑर्डिनेट्स ऑफ 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ पार्टिकुलर बेसिन आर गिवन बिलो, डेराइव द ऑर्डिनेट ऑफ एस कर्व हाइड्रोग्राफ। पहले तो एस कर्व को हम लोग डेराइव कर लेते हैं। एस कर्व हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स को डेराइव करते हैं। 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो इस पर बेस्ड जो हमारा एस कर्व होगा वो 4R एस कर्व हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स, राइट। डियर फ्रेंड्स, हमने जो है ना इस टाइम को यहाँ पर शो कर दिया 048 है ना, टाइम जो इंटरवल दिया हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग जो है ना यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स है 0 के सामने 0, 4 के सामने। क्लियर? याद करिए जब हम इस कर्व को सबसे फर्स्ट टाइम जो डिफाइन किए थे उसमें हमने क्या किया था? यूनिट हाइड्रोग्राफ लिया, फिर जो है ना यूनिट हाइड्रोग्राफ के ड्यूरेशन से एक और यूनिट हाइड्रोग्राफ शिफ्ट करके उसके ऑर्डिनेट्स को लिखा, याद है ना? एक लिखा था फिर DR से ऐसे लिखा था, DR शिफ्ट कर लैग्ड बाई। तो हमारा जो है ना ये 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ है, एक सेकेंड यूनिट हाइड्रोग्राफ लैग्ड बाई DR। ये 4 आवर रहता है, 4 आवर से शिफ्ट करो, यानी ये सेम वैल्यू 4 घंटा शिफ्ट करके लिखो, ठीक है। फिर आप क्या करते थे? एक और थर्ड यूनिट हाइड्रोग्राफ कंस्ट्रक्ट करते थे, यानी कि फिर जो हमने यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स को 4 घंटा फर्दर जो है ना शिफ्ट करके लिखना, यानी 4 पहले किए थे, 4 8 घंटा के बाद से। तो ये ना यहां से हमने लिखा 8 से, फिर जो है ना ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लिखा, फिफ्थ लिखा, सिक्स्थ लिखा, सेवेंथ लिखा, एट्थ लिखा, 9th है, 10th है, 11th है, 12 है। जितना आप लिख सकते हैं, जितना यूनिट हाइड्रोग्राफ इधर आप बढ़ा सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। याद है ना मैंने बोला था कि भाई इससे ज्यादा जो है ना यूनिट हाइड्रोग्राफ की जरूरत ही नहीं होती है। TB/D अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ नीडेड टू कंस्ट्रक्ट एस कर्व, TB/D। इसका TB कितना? बेस पीरियड 28 है, राइट। और जो है ना ड्यूरेशन कितना है? 4 है। 7 से ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स लिखा, सेकेंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, इससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं थी, ये एक्स्ट्रा लिखे हैं, इसकी जरूरत ही नहीं थी। Approximately 7 number of unit हाइड्रोग्राफ ordinates are needed in order to get the ordinates of a curve। 7 नंबर ही चल जाएगा। ये कैसे वेरीफाई होगा, ये बात हम अभी दिखा देते हैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वां है ये मेरा, है ना। पहला यूनिट हाइड्रोग्राफ लिखा, फिर जो ना 4 घंटे शिफ्ट करके दूसरा लिखा। याद है ना, वो जो काम किया था वही करने जा रहा हूं। पहला यूनिट हाइड्रोग्राफ, राइट, जितना ड्यूरेशन इस यूनिट हाइड्रोग्राफ की है उतना से शिफ्ट किया, फिर जो है ना एक और लिया, उतना ही आवर से शिफ्ट किया, फिर उतना इन सबको ऐड किया। वही तो काम कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स, यूनिट हाइड्रोग्राफ का जो ड्यूरेशन 4 आवर है, तो 4 आवर से हमने लैग कर दिया इसको, यानी देर से स्टार्ट किया, कंट्रीब्यूशन इसका ऐड कर दिया। फिर जो ना थर्ड लिया, फर्दर 4 यानी 8 से स्टार्ट किया, फर्दर 4 यानी 12 से स्टार्ट किया, यानी इस तरह जो है ना 7 यूनिट हाइड्रोग्राफ अप्रोक्सीमेटली नीडेड इन ऑर्डर टू गेट द ऑर्डिनेट्स ऑफ एस कर्व। 7 चाहिए। आप 7 से अधिक भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या आ जाएगा? 7 से अधिक लिखोगे तो डिस्चार्ज में कोई चेंज होने वाला है? वो कांस्टेंट ही आएगा। 7 पर कितना आया? 98। उसके बाद जो है ना आपने एक और ऐड किया था, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है? 98 ही आया। उसके बाद और ऐड किया था, कितना आया? 98 ही आया। उसके बाद और किया था, 98 ही आया था, 98 आया था। यानी कि जो हमारा पिक डिस्चार्ज है, जो इक्विलिब्रियम जो पिक और मैक्सिमम डिस्चार्ज है, वो 98 मीटर क्यूब पर सेकेंड है। इसलिए 7 पर ही हमें 98 मिल गया था, तो उसके बाद ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कांस्टेंट वैल्यू आपको देखने को मिला। ये बात वेरीफाई हो गई, यहां पर जस्टिफाई हो गई जो हमने बोला था, राइट।
तो फ्रेंड्स जो है ना हमने लैग लैग कर करके जो है ना मिनिमम 7 ले लीजिएगा, टीबी अपॉन डी करके मिनिमम 7 ले लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7। उससे ज्यादा भी ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप वो मैक्सिमम इक्विलिब्रियम वैल्यू को रिपीट करते हुए देखेंगे। बात समझ में आ गई? कितना लेना है? क्लियर? मिनिमम 7 या उससे अधिक भी ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उसे कम ना लीजिएगा, राइट? गड़बड़ हो जाएगा, आप समझेंगे, क्योंकि रिपीटेड आने लगना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू अचीव कर लेती है। इन सब को ऐड कर दो, ये आपको मिलेंगे एस कर्व ऑर्डिनेट बेस्ड ऑन 4 आवर यूनिट है। इसलिए इस एस कर्व हाइड्रोग्राफ को हम क्या ऑर्डिनेट्स मिला, इसे हाइड्रोग्राफ को कंस्ट्रक्ट करोगे तो एस टाइप का होगा, एस शेप का होगा, है ना? 0 पर 0, 5 पर 10, इस प्रकार जो है ना हम एक वैल्यू जो है ना कंस्ट्रक्ट करेंगे तो 98 98 रिपीट करेगा। पार्ट ऑफ लेटर एस कर्व मिला कि नहीं? तो ये 4 आर एस कर्व कहलाता है, क्योंकि ये 4 आर ड्यूरेशन वाले यूनिट हाइड्रोग्राफ से डिफाइन किया गया, तो दिस इज कर्व। समझ में आ गया? तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई बताइए इस एस कर्व की मैक्सिमम इक्विलिब्रियम जो डिस्चार्ज है वो क्या है? यहां से पता चल जाएगा कि अब रिपीट होने लगा ना। मजा आया? और आगे बढ़ते। The ordinates of 4 hour unit hydrograph for a particular basin are given below. Derive the ordinate of 8 hour unit hydrograph. तो ये क्या है? 8 is integer multiple of 4. 8 is equal to into 4. तो इसको आप प्रीवियस सेशन में जो मेथड डिस्क्राइब किया गया था उससे भी कर सकते। अभी हमारा मकसद है कि हम इस कर्व से कैसे करें, वो लर्न करते। डियर फ्रेंड्स, हमने जो है इस कर्व के ऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर लिया, यानी कि 0 टाइमिंग पर आउटलेट पर जो ना इतना मीटर क्यूब पर सेकेंड होगा, 4 आवर्स पर आउटलेट पर 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड होगा, 40 होगा, 65 होगा क्रॉसपेंडिंग टाइम पर, और कुछ देर के बाद 24 अप्रोक्सीमेटली, मतलब कि जो नियर है ना बेस पीरियड के उसी के करीब जो है ना ये 98 मिल गया और रिपीट हो। ये हमारा क्या है? एस कर्व ऑर्डिनेट। क्लियर? हमें 8 आवर्स ड्यूरेशन की यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो याद है ना, आप सेकेंड एस कर्व इसी यूनिट हाइड्रोग्राफ से डिफाइन करके 8 आवर्स से लैग कर देना है और दोनों का डिफरेंस लेना है। जो हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ है उसकी इंटेंसिटी कितनी है? 1/4 सेंटीमीटर पर आवर। 4 आर यूनिट हाइड्रोग्राफ, तो उसकी रेनफॉल इंटेंसिटी क्या होगी? 1/4 सेंटीमीटर। जो सेकेंड एस कर्व हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स है उसको जो है ना 8 आवर्स से लैग करना है। 8 क्या है? 8 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ की ऑर्डिनेट फाइंड आउट करनी है। इस आवर्स की यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है, उतना ही से सेकेंड एस कर्व जो सेम 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ पर डिफाइन है उसको उतना से लैग कर देना है, राइट? तो हमने लैग कर दिया, तो उतने पीरियड में रेनफॉल कितनी हुई होगी? 8/4। तो जो डिफरेंस आएगा इतने सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल के चलते डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ आउटलेट पर मिले होंगे। जो डिफरेंस आया है हमने लैग कर दिया, इसी को जो है ना 8 आवर से लैग कर दिया, यानी कि आप देखिए ये 8 से अब स्टार्ट करेंगे, 0 10 40 8 आवर से लैग कर दिया, डिफरेंस लिया, ये आया। तो ये डिफरेंस किसका है? 8 आवर्स में 1/4 सेंटीमीटर पर आवर इफेक्टिव रेनफॉल इंटेंसिटी से जो रेन हुई है उसके चलते डायरेक्ट रन ऑफ आउटलेट पर मिला है। तो टोटल जो है ना ये 2 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ हुआ है कितने आवर्स में? 8 आवर्स में। 8 आवर्स में 2 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ हुआ, उसके चलते ये डायरेक्ट रन ऑफ है हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स है, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स है, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स है जो 8 घंटा तक हुआ है और टोटल 2 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ है। इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, सो यू विल गेट 8 आवर यूनिट। 2 से डिवाइड कर दीजिए, बात समझ में आ गई? वही जो हमने लर्न किया वही किया है, मतलब जितने आवर की यूनिट हाइड्रोग्राफ लेनी है उतने ड्यूरेशन से इस कर्व
बी जो सेम यूनिट हाइड्रोग्राफ पर डिफाइन किया गया है उससे लैग कर देना है, डिफरेंस लेना है, तो वो क्या बताएगा कि इस अब जो है ना केवल 8 आवर्स तक पहला ही जो है ना हमारा अब फर्स्ट ही जो है हमारा हुआ था वो 1/4 से, तो टोटल कितना रेनफॉल कराया हुआ 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर रेनफॉल के चलते ही आउटलेट पर ये डिस्चार्ज हुआ। ये 2 सेंटीमीटर कितना देर तक हुआ है? 8 आवर्स तक हुआ है। 8 आवर्स तक 1/4 सेंटीमीटर से हुआ, सेंटीमीटर पर आवर से हुआ, तो टोटल 2 सेंटीमीटर का रेनफॉल हुआ। तो टोटल 2 सेंटीमीटर रेनफॉल इज हैपनिंग ड्यूरिंग 8 आवर्स कॉजेज डायरेक्ट रन ऑफ एट द आउटलेट दिस। तो 8 आवर्स में 1 सेंटीमीटर के चलते डायरेक्ट रन ऑफ जो होंगे आउटलेट पर वही हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स होते हैं, 2 से डिवाइड कर। क्लियर? मेथड 2 देखिए, अब जो है ना हम क्विकेस्ट मेथड लर्न करने जा रहे हैं इस कर्व के ऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने के लिए। इसमें क्या करना था भाई, कम से कम जो है ना बेस पीरियड अपॉन ड्यूरेशन ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ, इतने जो है ना यूनिट हाइड्रोग्राफ्स के ऑर्डिनेट्स को 4 आवर से यानी DDR से लैग कर करके हमने सबको ऐड किया, तो इस कर्व ऑर्डिनेट्स हमने ऑब्टेन किया। अब हम जो है ना इतना ना कर कर इसी से डायरेक्ट ये अचीव कर ले, तो अपने पास ये टेक्निक है। देखिए 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स हैं और डायरेक्ट इसी से हमारा एस कर्व ऑर्डिनेट फाइंड आउट हो गया। ये जो हमने किया था ना एटलीस्ट 7 यूनिट हाइड्रोग्राफ्स इसमें ऐड किया था ना, तो ये लैग कर करके बाई ड्यूरेशन ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ तब सबको ऐड किया, तो ये हमें मिला एस कर्व के ऑर्डिनेट्स। हम डायरेक्ट जो है ना यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट से एस कर्व के ऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बीच वाली सारी कहानी को छोड़ सकते हैं। ये इस तरीके से इस फॉर्मूला से हो जाएगा। एस टी ऑर्डिनेट ऑफ एस कर्व एट टाइम टी इज इक्वल टू ऑर्डिनेट ऑफ डी आर यूनिट हाइड्रोग्राफ एट टाइम टी प्लस ऑर्डिनेट ऑफ एस कर्व हाइड्रोग्राफ एट टी माइनस डी। समझ लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है? ऑर्डिनेट्स ऑफ 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, राइट। तो हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं ऑर्डिनेट ऑफ एस कर्व हाइड्रोग्राफ। जीरो टाइम पर एस कर्व हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट क्या होंगे? जीरो टाइम पर एस टी इज इक्वल टू क्या है? जीरो टाइम पर एस कर्व हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट क्या होंगे? जीरो टाइम पर यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट क्या है? तो है ना, प्लस एस कर्व हाइड्रोग्राफ का ऑर्डिनेट टी माइनस डी, मतलब डी क्या है यहां पर 4 है, यानी कि माइनस यानी 4 आवर्स पहले इस कर्व हाइड्रोग्राफ का ऑर्डिनेट क्या था? अरे बाबा, जब रेनफॉल इस समय स्टार्ट हुआ तो आउटलेट पर इस समय जीरो टाइम पर स्टार्ट हुआ, तो उस समय जो है ना जीरो डिस्चार्ज होती है आउटलेट पर। जिस समय स्टार्ट होता है उस समय आउटलेट पर डायरेक्ट रन अप जीरो होती है, तो इसका भी तो डायरेक्ट रन अप को ही बताता है, वो भी जीरो ही होगा, ये भी जीरो ही है, तो हो गया। अब हम देखते हैं 4 ऑर्डिनेट ऑफ एस कर्व एट टी इज इक्वल टू 4। तो ऑर्डिनेट ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ एट टी इज इक्वल टू 4 वो कितना है? 10 है, प्लस ऑर्डिनेट ऑफ एस कर्व एट टाइम 4 आवर्स बिफोर, यानी 4 घंटा पहले जीरो है, 10 आया। ऑर्डिनेट ऑफ एस कर्व एट टाइम टी इक्वल टू 8 आवर्स, ऑर्डिनेट ऑफ एस कर्व एट टाइम टी इक्वल टू 8 आवर्स, ऑर्डिनेट ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ एट टी इक्वल टू 8 आवर्स, ये कितना है? 30 है। उससे पहले एस कर्व का ऑर्डिनेट क्या है? उससे पहले एस कर्व का ऑर्डिनेट यानी कि 8 आवर्स से 4 घंटा पहले, मतलब डी माइनस टी माइनस 4 करना है, 4 आवर ड्यूरेशन की जो है टी माइनस डी करना है, तो डी के जगह पर यहां पर 4 है, यानी कि 4 घंटा पहले इस कर्व का ऑर्डिनेट क्या है? यानी कि हम जा रहे हैं इस कर्व ऑर्डिनेट 8 आवर्स पर निकालने, तो यूनिट हाइड्रोग्राफ का ऑर्डिनेट उस समय 30 है,
और उससे पहले 4 घंटा पहले, ये 4 घंटा पहले इस कर्व का ऑर्डिनेट कितना है, 10 है, यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग 40 आया। इसी प्रकार आप निकालोगे दिस प्लस 40 इज टू दिस प्लस 65 इज टू दिस प्लस 83 इज टू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो वी कैन क्विकली फाइंड ऑर्डिनेट्स ऑफ ए कर्व। ठीक है, अब उसी फॉर्मूला को, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो भाई, हमें टी आर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ यानी 8 आर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो हम सेम जो है ना इस कर्व ऑर्डिनेट्स को 8 आर से शिफ्ट कर देंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे ना, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या बताएगा भाई 1/4 सेंटीमीटर पर आवर से जो है ना रेनफॉल हो रही थी, 8 घंटे तक हुई है तब सब्सट्रैक्शन हुआ है, तब तक टोटल 2 सेंटीमीटर रेनफॉल हो गया था और 8 आवर्स तक हुआ था, उसके चलते ये डिफरेंस आया। कहाँ गया भाई डिफरेंस, कहाँ है, ये है इस कर्व डिफरेंस, ये आया है। इसका मतलब 2 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ इज हैपनिंग happening for 8 hours duration causes direct runoff at the outlet। तो 1 सेंटीमीटर क्या होगा, 2 से डिवाइड कर। मेथड 3 आप जानते हो, 8 आवर्स का हमें फाइंड आउट करना है। 8 ये 4 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स है, 8 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, तो 4 आवर्स से हमें लैग कर देना है, 4 आवर्स से लैग कर दिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो टोटल 8 आवर्स में 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का क्या हुआ, इफेक्टिव रेनफॉल हुआ, तो इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए। सो दिस इज 8 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट्स पढ़ चुके हैं। लिमिटेशन ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ, भाई यूनिट हाइड्रोग्राफ की लिमिटेशन क्या है, यूनिट हाइड्रोग्राफ कैन नॉट बी यूज फॉर कैचमेंट एरिया ग्रेटर देन 5000 किलोमीटर स्क्वायर बिकॉज सिमिलर रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम स्टॉर्म टू स्टॉर्म ओवर अ लार्ज एरिया इज। जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए ना, तभी ना इंटेंसिटी जो है ना पूरे कैचमेंट पर 1/d सेंटीमीटर पर आर होगी, वो जो है ना अचीव नहीं होता है जब इतना बड़ा हो। और यूनिट हाइड्रोग्राफ कैन नॉट बी यूज फॉर कैचमेंट लेस देन 2 किलोमीटर स्क्वायर। प्रिसिपिटेशन मस्ट बी फ्रॉम रेनफॉल ओनली, नो मेल्ट रन अप कैनॉट बी satisfactorily रिप्रेजेंट्स यूनिट हाइड्रोग्राफ। ये जो है ना रेनफॉल ओनली होना चाहिए, क्योंकि मेल्टिंग से जो रन अप मिल रहा है उसके लिए ये यूनिट हाइड्रोग्राफ का कॉन्सेप्ट नहीं चलता है, इस कर भी नहीं चलेगा, राइट। ये लास्ट हमारा है SCS ट्रायंगुलर यूनिट हाइड्रोग्राफ, बहुत ही सिंपल है, देखिए सेशन एंड होने। SCS ट्रायंगुलर यूनिट हाइड्रोग्राफ, दिस इज पीक discharge in meter cube per second of this SCS triangular unit height। 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ हुआ है एंड दिस इज ड्यूरेशन ऑफ, बात समझ में, 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ इस ड्यूरेशन में हुआ, तो ये क्या हो गया, ये TR जो ट्रायंगुलर शेप, बात समझ में आ गया। टोटल 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ इज हैपनिंग ओवर कैचमेंट फॉर टोटल ड्यूरेशन TR। तो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ एट द आउटलेट ऑफ कैचमेंट यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ ड्यूरेशन, ये डेफिनेशन जानते हो ना। सो दिस इज TR यूनिट हाइट जो ट्रायंगुलर शेप का है। इसका सेंट्रोइड जो है ना, इस रेनफॉल का सेंट्रोइड बीच में है, तो सेंटर से जो है ना कितने टाइम के बाद इसका पीक मिला है, TP टाइम के बाद, ये क्या कहलाता है, TP लैग टाइम, पढ़े हैं ना शुरुआत में मैंने बताया। तो TP इज द लैग टाइम, यानी कि जो ये रेनफॉल है, इस रेनफॉल का जो सेंट्रोइड है, सेंटर है, उससे कितने टाइम के बाद हाइड्रोग्राफ का पीक मिला है, यूनिट हाइड्रोग्राफ का पीक मिला है, तो दिस इज कॉल्ड लैग टाइम, TP इज द लैग टाइम। बात समझ में आई। एंड ये जो TP है टाइम ऑफ राइज कहिए या टाइम टू पिक कहिए, TP टाइम ऑफ राइज और टाइम टू पिक कहिए, ये कैपिटल T और ये स्मॉल TP है, ये लैग टाइम कहलाता है। ये यहाँ से मेजर की जा रही है इसके सेंट्रोइड, और यहाँ से ये मेजर, यहाँ से रेनफॉल स्टार्ट हुआ था, कंट्रीब्यूशन उससे 0 था, लेकिन कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे राइज कर, एंड TB इज द बेस पीरियड, यानी कि
इतने टीआर टाइम तक बारिश हुआ, लेकिन टीबी टाइम तक जो है ना आउटलेट पर आपको डिस्चार्ज देखने का। राइट डियर फ्रेंड्स, टीबी हमारा जो है ना बेस्ट टाइम है, टीपी हमारा क्या है, टाइम टू पीक है। तो टीबी माइनस टीपी एससीएस के अकॉर्डिंग ये होती है 1.67 टीपी, ये याद रखिएगा। SCS suggests that the time of recession TB minus TP. This is time of recession, time of rise, time of recession. So time of recession as per SCS 1.67 time of rise. बात समझ में आया? तो from this we can find best time, ये जाकर ऐड हो जाएगा 2.67 TP। तो SCS के अकॉर्डिंग बेस्ट टाइम क्या होती है, टाइम ऑफ राइज का 2.67 टाइम्स होता है। ये बात ध्यान में रहेगा। राइट कैचमेंट एरिया ए किलोमीटर स्क्वायर इज इन किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर? ये 1 सेंटीमीटर का रेनफॉल हुआ है ईयर ड्यूरेशन में ओवर कैचमेंट एरिया ए। तो कितना जो है ना टोटल वॉल्यूम डायरेक्ट रन ऑफ का क्रिएट करेगा 1 इंटू 1 अपॉन टीआर लिखोगे ना टोटल 1 से ऐसे भी हो जाए 1 सेंटीमीटर है ना 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर सो 1 इंटू 10⁻⁻2 कैचमेंट एरिया ए है किलोमीटर स्क्वायर में, तो मीटर स्क्वायर में ही होगी। तो ये टोटल वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हो गया 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ कैचमेंट एरिया ए में हुआ है। तो टोटल डायरेक्ट रन ऑफ की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, मीटर में जो है ना डेप्थ, और ये एरिया कैचमेंट एरिया मीटर, इतना मीटर क्यूब जो है ना आपको डायरेक्ट रन ऑफ क्रिएट होगा। एरिया अंडर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ करस्पॉन्डिंग टू 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ, दिस इज कॉल्ड यूनिट हाइड्रोग्राफ। एरिया इसका क्या हो जाएगा वो कैलकुलेट कर, हाफ क्यूपी इंटू टीबी। टीबी हमारा आर्स में है, तो इसको जो है ना आप क्या कर लोगे, टीबी की वैल्यू क्या होती है हमने कैलकुलेट किया 2.67 टीपी, 2.67 टीपी, और ये आर्स में है तो सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो हाफ हाइट इंटू बेस, हाफ हाइट, और ये आपका जो है ना बेस है, बेस ये क्या है टीबी इन सेकेंड, ये टीबी के जगह पर क्या है इतना टीपी, और ये इट वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हो गया। तो यहाँ से आपका क्यूपी 2.08 A अपॉन टी, 2.08 where A is in kilometer square and TP time to peak. Right, for a large number of small rural watersheds, SCS found that TP जो है ना टाइम ऑफ कंसंट्रेशन का 0.6 टाइम्स होता है, TP 0.6 टाइम TC। राइट कौन लैग टाइम, ये लैग टाइम हमारा इतना हो। तो फ्रेंड्स वहां से आप टीपी कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ पुट कर देंगे, पिक डिस्चार्ज आपका निकल के आ जाएगा। डेवलप अ 30-minute SCS ट्रायंगुलर यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर अ वाटर सेट ऑफ एरिया 550 हेक्टेयर एंड टाइम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ। तो भाई वाटर सेट की एरिया जो है हेक्टेयर में दिया हुआ किलोमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए। लैग टाइम जो है ना 0.6 टाइम्स टाइम ऑफ कंसंट्रेशन होता है, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन ये आवर्स में कन्वर्ट करके जो है ना 0.6 कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा लैग टाइम निकल जाएगा। राइट ड्यूरेशन ऑफ द रेनफॉल जो है ना 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल कितने देर तक हो रही है 30 मिनट्स है ना, तो 30 मिनट्स तक हो रही है। टीआर आपका 30 मिनट्स है, आर में कन्वर्ट कर लीजिए। टीपी आपका जो है ना क्या होती है टीपी TR/2 अपॉन TR/2 प्लस टीपी। तो टाइम ऑफ राइज है, टाइम ऑफ राइज देखोगे, टाइम ऑफ राइज ये टोटल ड्यूरेशन क्या है TR है, तो आप कितना हो गया इसका मिड लेना है TR/2 प्लस TP इक्वल टू कैपिटल TP। राइट तो टाइम टू पीक क्या हो जाएगा TR/2 प्लस TP। TP हमारा जो है ना 0.6 टाइम्स टाइम ऑफ कंसंट्रेशन यानी लैग टाइम, ये हमने पुट कर दिया TR/2। TR इज गिवन रेनफॉल का जो है टाइमिंग है 0.5 आ रहा है,
तो ये आप पुट करो, यहाँ से जो है ना टाइम ऑफ राइज कैलकुलेट होके आ गया। टाइम ऑफ राइज जब टाइम ऑफ राइज निकल गया तो बेस टाइम निकल के आ जाएगा। जब बेस निकल के आ गया, भाई जो है ना आप हाफ हाइट इंटू ये पीक डिश द हेल्प ऑफ एससीएस ट्रायंगुलर यूनिट। तो इस प्रकार जो है ना एससीएस ट्रायंगुलर यूनिट हाइड्रोग्राफ का जो है ना फॉर्मूला से पीक डिस्चार्ज कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। सो गाइस दिस इज एंड ऑफ हाइड्रोग्राफ। इसके बाद हमारा जो है ना एक छोटा सा है इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ। एक बार क्वेश्चन आया था इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ से, मैं पढ़ाता हूँ हर साल, लेकिन जो है ना 2022 या 21 में इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ आया था, मैं पढ़ाता था। अभी तक नहीं आया था लेकिन पढ़ाता था, उस साल आ गया। तो कुछ स्टूडेंट जो है ना जिसके पास एक्स्ट्रा टाइम होते हैं, एक्स्ट्रा दिमाग होते हैं, जिसको कुछ करना है जीवन में, वो हम पढ़ाते हैं वो सब पढ़ जाता है, तो वो लोग कर लिए थे। फ्रेंड्स यहीं पर इस सेशन को, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ।